स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। आप सब मेरी स्टोरी को लाइक करें, तभी मैं आगे स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी। आप स्टोरी को लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू। अरेंज मैरिज। भाग एक। आईने के सामने बैठी धृति अपने सुंदर से लंबे काले बालों की चोटी गूंथ रही थी। वो धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कोई प्यार भरा नगमा गुनगुनाए जा रही थी कि पीछे से कोई कमरे में घुसा वो आहट से ही पहचान सकती थी कि यह कोई और नहीं उसके प्यारे पति आयुष है। आयुष ने कमरे में घुसते ही अपने बिस्तर पर रखी हुई धृति की साड़ी को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। आयुष, कितनी बार कहा है ये कूड़ा कचरा बिस्तर पर मत रखा करो। समझ में नहीं आता है तुम्हें? धृति, कूड़ा कचरा नहीं है, साड़ी है हमारी, वो भी पूरे 3000 की। हमारे घर से चढ़ावे में आई थी, नीचे क्यों फेंक दी? आयुष, दोबारा तुम्हारी कोई भी चीज मुझे मेरे बिस्तर पर नहीं देखनी चाहिए। धृति, और अगर दिख गई तो क्या करेंगे? धृति अपनी मोटी मोटी आंखों की पलकें चमकती हुई बोली। आयुष गुस्से में से उबलता हुआ धृति के करीब आया। वो डर के मारे दीवार से चिपक गई। आयुष बोला, अगर नजर आई तो तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूंगा। और यह किस चीज की इतनी गंदी सी स्मेल आ रही है? आयुष अपनी नाक से कोड़ते हुए बोला। सरसों के तेल की, अभी अभी तो हमने चोटी बनाई है, आप चाहे तो आपके सर की मालिश कर दे। धृति चाबुक की तरह अपनी चोटी को घुमाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट। वो अपनी नाक को हाथ से बंद करते हुए बोला। हाँ, क्या बोले? हिंदी नहीं आती आपको? धृति अपने देहाती अंदाज में बोली। मैंने कहा, यहाँ से जाओ और दोबारा मेरे कमरे में बैठकर यह सरसों का तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो, कहकर उसने बहुत ही बेदर्दी से धृति का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। 25 साल का आयुष लंदन के कॉलेज से एमबीए करके हाल ही में भारत लौटा था। यहाँ कानपुर में अपने पिता का बिजनेस उसे ही संभालना था। रक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रक्षित सिंह राजपूत का बड़ा बेटा था। आयुष सिंह राजपूत लंदन में रहकर खूब जिम करके आयुष ने एक अच्छी खासी एथलीट बॉडी बना रखी थी। माथे तक आने वाले बाल, गोरा रंग और 6 फुट का कद उसे किसी फिल्म के हीरो जैसा लुक देता था। बात रही धृति की, ये रही कि आयुष के पिता रक्षित का कानपुर के पास ही किसी गांव की जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। रक्षित वहां चमड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, जबकि गांव के मुखिया किसी भी कीमत पर फैक्ट्री नहीं लगाने देना चाहते थे। रक्षित ने पैसे देकर भी मुखिया जी को अपने पाले में लाने का प्रयास किया, पर वो असफल रहे। मुखिया रामकिशोर जी ईमान के बड़े पक्के थे। हालांकि रक्षित के रुतबे और सूरत से मुखिया जी काफी प्रभावित हुए थे। ईमान कितना भी सच्चा क्यों न हो, उसे बिकने के लिए एक अच्छी कीमत होनी चाहिए। आखिर में रक्षित ने मुखिया जी के साथ एक बड़ा सौदा कर लिया। मुखिया जी की इकलौती बिटिया धृति की शादी अपने बड़े बेटे आयुष से तय कर दी। अपने बेटे की राय जाने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। आयुष ने जब शादी से मना किया तो उन्होंने उसे धमकी दी, अगर वह शादी नहीं करेगा तो बिजनेस के साथ साथ जायदाद से भी बेदखल कर दिया जाएगा। बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचने की चाहत रखने वाला आयुष को अपने पिता के फैसले के आगे हार माननी पड़ी और धृति ने राजपूत खानदान की बहू बनकर घर में प्रवेश किया। धृति चतुर्वेदी, 20 साल की, गांव की गंवार लड़की, देखने में एकदम गुलबहार के फूल जैसी। उम्र का बचकाना पेन तो जैसे गया ही नहीं था, जैसे तैसे उसे पास करवा दिया गया जुगाड़ करके। वैसे भी धृति जैसी लड़की को बीए से अधिक कुछ करना मुखिया जी को पैसे की बर्बादी समझ आती थी।
काहे कि पढ़ने लिखने से ज्यादा रुचि उसकी किताब के पन्नों का एरोप्लेन और नाव बनाने में होती थी। मुखियाजी में फटाफट ब्याह के अपने इकलौती बेटी की जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली। दान दहेज में रक्षित जी को फैक्ट्री के लिए जमीन तो मिला ही, साथ ही साथ उनकी फूड मिल के लिए हर एक साल कच्चे माल की सप्लाई मुखिया जी के खेतों से होने लगी। बिरादरी वाले राजी नहीं थे ब्राह्मण की बेटियां ठाकुरों में क्यों ब्याही जाए, ब्राह्मणों में अच्छे लड़कों का काल था क्या। लेकिन मुखिया जी को केवल रक्षित राजपूत की शानो शौकत में पल रही अपनी लाडली नजर आ रही थी। धृति भी अधिकतर गांवों की लड़कियों की तरह घर के कार्यों में बेहद निपुण थी। चाहे रसोई हो या सफाई या घर की साज सज्जा धृति के होते हुए। मुखिया जी का आंगन हमेशा गाय के गोबर से लिपा पोता चमचमाता नजर आता था। खाने में कड़ी पकौड़ी से लेकर दही बड़े तक शायद ही ऐसा कोई पकवान हो जो उसे नहीं बना पाती हो। लेकिन धृति की किस्मत में गाय की गोबर से लिप हुआ आंगन नहीं बल्कि ग्रेनाइट और संगमरमर से चमचमाती हुए फर्श लिखे थे। कितनी भी पकवान क्यों बनाने में आते हो, लेकिन उसे गांव की गवार समझकर रसोई में कभी घुसने भी नहीं दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ससुराल में उसका शोषण किया जाता था। लेकिन उसकी हरकतों से सब परेशान हो चुके थे। एक दिन धृति रसोई में खाना बनाने गई तो गरम माइक्रोवेव में बिना ग्लव्स पहले सीधा अपना हाथ डाल दिया और जल गई। उससे भी बुरा हुआ जब उसने वैक्यूम क्लीनर से अपना कमरा साफ करने की कोशिश की और अपनी साड़ी ही वैक्यूम क्लीनर में फंसा ली। ये तो शुक्र था कि आयुष के अलावा कमरे में और कोई नहीं था। लेकिन प्यार से उसे समझने और यह वैक्यूम क्लीनर चलाना सीखने की बजाय आयुष उसे पर भड़क गया और उसे कमरे से निकाल दिया। तब से तो सबने तौबा ही कर ली। सारा काम नौकरों को ही करने दिया जाता था। धृति की मासूमियत इतनी हद तक थी कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है उसके लिए केवल टीवी सीरियल और फिल्मों के ज्ञान तक ही सीमित था। आयुष के आसपास होने से उसे गुदगुदी महसूस होती। वो चाहती थी आयुष उसके पास उसके साथ वैसी ही हरकतें करे जैसी फिल्म में हीरो हीरोइन के साथ करते हैं। लेकिन आयुष को वो अपने आसपास फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। जब आयुष कमरे में नहीं होता तो वो उसकी शर्ट की बाहों को अपनी कमर में लपेट लेती और झूम जाती। आयुष उसकी कितनी भी बेइज्जती कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। कारण भी था, आयुष के अलावा घर में सभी की चाहती थी। वो चाहे उसके साथ ससुर या सास, सबकी जबान पर पूरे दिन एक ही नाम होता का धृति और आयुष की शादी के पीछे भले ही कुछ कूटनीतिक कारण रहे हो, लेकिन रक्षित और उनकी पत्नी शोभा को धृति पहली नजर में ही भाग गई थी। इन सबसे ज्यादा प्यारी थी उसे अपनी दादी सास यानी आयुषी की दादी। जल्दी ही 80 पार करने वाली थी। चलने फिरने से लाचार दादी की सेवा के लिए 3 नौकर लगाए गए थे। उनका अलग कमरा था। धृति ने सारे नौकरों को हटाकर उनका सारा काम अपने हाथों में ले लिया था। वैसे भी घर का कोई काम उसे करना नहीं होता, इसलिए पूरे दिन वो दादी जी के आगे पीछे घूमती रहती। कभी सरसों के तेल से उनके हाथ पैरों की मालिश करती, कभी उनके बचे कुछ सफ़ेद बालों की चोटी बनाती, कभी गर्म पानी करके उन्हें अपने हाथों से नहलाती, उनके नाश्ते और खाने पीने का टाइम उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। दादी अपनी पोता बहू पर वारी जाती। कहते हैं अपनापन इंसान की हर बीमारी दूर कर देता है। दादी माँ खुद करवट भी नहीं ले पाती थी और कहाँ अब खुद बिना सहारे के पलंग पर उठकर बैठ जाती थी। धृति दादी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी और दादी भी जी भर कर आशीष देती जाती। उस घर में उसे अपने देवर के रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। अर्नब सिंह राजपूत, रक्षित का छोटा बेटा और आकर्षक आयुष का छोटा भाई,
अर्नव धृति का हम उम्र था, इसलिए दोनों में खूब बनती थी और धृति को भाभी कहने के बजाय नाम से ही बुलाता था। घर में इस बात के लिए उसे खूब डांट पड़ती थी, लेकिन उसके कान पर जू तक न रेंगती। पूरे घर में अगर उसे किसी से डर लगता था तो उसका बड़ा भाई आयुष था। अर्नव शहर के नामी कॉलेज से बीबीए कर रहा था, जिसमें उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। उसे तो सिंगर बनना था, गाने गाना उसका शौक था, जिसे वह अपना प्रोफेशन बनाना चाहता था। धृति, इधर आओ मेरे साथ। अर्नव धृति का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला। अरे रुको तो, क्या काम है, बोलो। धृति, जो दादी के कमरे में पलंग पर चादर बिछ रही थी, गुस्से में बोली। अरे जल्दी आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। अर्नव की आंखों में एक शरारत थी। आखिर क्या होने वाला है धृति की लाइफ में? क्या आयुष कभी अपनी शादी को मानेगा? जाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ए फिल्म लव स्टोरी, अरेंज मैरिज।